बड़े अच्छी बात कही थी कि इसके ऊपर सीरियस मामला है, इसके ऊपर एक नेशनल डिबेट होनी चाहिए और कंसेंसस होना चाहिए। 10 साल 11 साल डिबेट तो हुई, लेकिन कंसेंसस तो नहीं हुआ। तो अगर कंसेंसस नहीं हुआ तो लॉजिकल कंक्लूजन ये था कि ये आगे ड्रॉप कर देना चाहिए था। कंसेंसस तो नहीं हुआ। अब उसके बाद के कंसेंसस जाए भाड़ में, हम तो इसको थोप के ही रहेंगे, ये तो बुलडोजिंग टेक्निक है, ये तो उस लिहाज से गलत है। अच्छा, अब जो रिकमेंडेशन जो बिल आया है और कोविन कमेटी, इसकी रिकमेंडेशन भी आप देखें तो ये 10 साल की डिबेट में इसको क्यों प्रैक्टिकल किसी ने नहीं पाया, कितनी कमेटियां बनी उन्होंने इसको प्रैक्टिकल नहीं पाया। और कोविन कमेटी ने भी क्या बोला कि लोकसभा और विधानसभा एक तरफ और पंचायत इलेक्शन दूसरी तरफ, तो उसको हम अलग अलग करेंगे। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन कहाँ गया, वो तो साइमल्टेनियस नहीं है। फिर दूसरा ये कहा कि हम लोकसभा विधानसभा का एक दफा करा के 100 दिन बाद पंचायत का करेंगे ना। 100 दिन बाद इलेक्शन इज ए न्यू सेपरेट इलेक्शन, बिल्कुल पूरा बंदोबस्त इसका अलग होगा। और वो सारी तैयारियां 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोग, उनकी ट्रेनिंग, उनके डिप्लॉयमेंट, ये सारी अलग होगी। कहाँ गया वो साइमल्टेनियस इलेक्शन। और अब इस बिल में भी पंचायत इलेक्शन को तो हटा दिया ना। 30 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पंचायत लेवल के, आपने उनको सबऑर्डिनेट कर दिया, उनकी इंपॉर्टेंस खत्म कर दी। सिर्फ 543 एमपीज और 4120 एमएलए के लिए ये बिल आ गया। तो ये सब अचीव क्यों करना चाह रहे हैं? इसमें मैंने याद दिलाना चाहूंगा कि ओरिजिनल डिमांड के पीछे था कि खर्चा बहुत होता है और इस इलेक्शन को प्रोलॉन्ग होने में टाइम होता है, जिसकी वजह से नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब होती है। उस पे मैंने कई बार लिखा कि भाई ऑल्टरनेटिव तरीके से अगर खर्चा कम हो सकता है, उस पर गौर किया, नहीं करते। मैं कहता हूं कि देखिए, कैंडिडेट के ऊपर एक लिमिट होती है कि जैसे लोकसभा के लिए 95 लाख लिमिट है, पार्टी के ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि कुरैशी जी, आपके ऊपर आप खुद 95 लाख खर्च करेंगे, आपकी पार्टी 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ खर्च करेगी, उसके कुरैशी ऊपर जी, लिमिट लगा दीजिए, स्ट्रेट अवे पैसा नीचे आ जाएगा। दूसरे, 7 फेज इलेक्शन 8 फेज इलेक्शन को बंद कीजिए, सिंगल फेज इलेक्शन पॉसिबल है। अब होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि अब तो देश में बड़ा पीस हो गया मार्क्सिस्ट एरियाज में, डिफिकल्ट एरियाज में, अब तो वो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी अवेलेबल हो जाएंगी। ये बजाय 800 200 1200 देने के 4000 कंपनियां दे दीजिए, 32 दिन में इलेक्शन हो सकता है। कुरैशी जी, उस पर एक गौर बात क्यों नहीं होता? इंटरेस्टिंग है। 1967 में जब आखिरी बार वन नेशन वन इलेक्शन या साइमल्टेनियस इलेक्शन आप उसे कहे जो हुए थे, तब 6 चरणों में देश में चुनाव कराए गए थे। और 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तब 7 चरणों में यह इलेक्शन कराए गए। लेकिन मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पूछना है। आज जब पार्लियामेंट में इस पर डिबेट हो रही थी, रूल 72 के तहत जब इसका विरोध किया जा रहा था, तब एक मुद्दा यह भी निकाला गया कि आर्टिकल 82(5) में जो बदलाव किए जाएंगे उसके तहत इलेक्शन कमीशन को एक्सेसिव पावर्स मिलने वाले हैं, यह उनका कहना है। उनका यह कहना है कि सिर्फ प्रेसिडेंट के पास और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास रिकमेंडेशन होता है गवर्नर को करने के लिए कि भाई आप चुनाव कराइए, लेकिन अब यह अधिकार चुनाव आयोग के पास जाएंगे। यह खतरा उन्होंने उठाया हुआ है, विपक्ष ने खास करके। इस मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन के पास हो या गवर्नर के पास हो, उसूल तक की बात यह है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन से फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। कुछ फायदे भी हो सकते हैं भी, क्योंकि देखिए वोटर एक ही है, जिस बूथ में जाके आप तीनों इलेक्शन में जाते हैं वो भी वो है, करने वाले लोग भी वही है, सिक्योरिटी भी वही है। इसलिए आप जाके एक बार बजाय 3 बार जाएं और 3 मशीनें दबाएं, एक ही बार में 3 मशीनें दबा दें, ये तो फायदे की सूरत है। इलेक्शन कमीशन के लिए भी बड़ी सुविधाजनक है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की सुविधा तो कंसिडरेशन नहीं हो सकता। एक बीजेपी के एमपी थे भर्तरी मेहताब, जो अब बीजेपी में है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि जनता से तो पूछो जनता क्या चाहती है। जनता बार बार इलेक्शन से खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि उसके पास ज्यादातर जनता गरीब है, उसके पास कोई पावर नहीं, एक ही तो उसके पास पावर है कि 5 साल उसके पास इलेक्शन के यह बड़ा लिए ये इंटरेस्टिंग नमस्ते पॉइंट है करने सर। आते हैं, तो बार बार आना पड़ेगा। वरना आप देखते हैं कि 5 साल के बाद तक एमपी एमएलए वापस नहीं आता, गुमशुदा की तलाश, पोस्टर लगाए जाते हैं। तो इसलिए ये इसके फायदे सबसे बड़ा कम, मुद्दा तो यही नुकसान रहेगा ज्यादा। सर कि जनता तो चाहती है कि बार बार इलेक्शन हो। देखिए महाराष्ट्र में कैसे लोकसभा चुनाव में हारने के बाद यहां पर लाडली बहना की स्कीम आई, जनता को तो फायदा हुआ। नया इलेक्शन आया, 1500 रुपए महिलाओं के खाते में चले गए हर महीना। लेकिन आखिर में सर संक्षेप में एक छोटा सा जवाब चाहेंगे। आपने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर, सिंसियरिटी को लेकर आपने सवाल उठाए हुए हैं, सरकार सिंसियर नहीं है, आपका यह मानना है। लेकिन जी, क्या इससे पैसे बचेंगे? मैं जो इलेक्शन में खर्चा होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं।
चुनाव कराने के लिए जो देश का पैसा खर्चा होता है, स्टेट इलेक्शन कराने के लिए स्टेट खर्चा देती है, नेशनल इलेक्शन के लिए जो बजट सेंटर ने रखा हुआ है वो इस्तेमाल किया जाता है, क्या यह बच सकता है? ये जो एक आर्ग्यूमेंट बार बार दिया जा रहा था, संक्षेप में इसका जवाब चाहेंगे क्योंकि उसके बाद मुझे बाकी पैनलिस्ट के पास जाना है। जी जी, देखिए, इलेक्शन का मैनेजमेंट का जो लास्ट फिगर हम सामने आई थी, 4,500 करोड़ इलेक्शन के मैनेजमेंट पे खर्चा होता है, विच इज फॉर हमारे साइज की डेमोक्रेसी के लिए खूब मामूली सी चीज है। बाकी जो खर्चा होता है वो पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट्स का होता है। पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अगर आप सीलिंग लगा दीजिए तो 60,000 करोड़ का एस्टिमेट है 2019 के बाद, वो 6,000 करोड़ पे आ जाएगा। पाबंदी लगा दीजिए, कम कर दीजिए, जैसे यूके में है जहां से हमने ये सिस्टम लिया था, तो उसके पे डिबेट करके तो दिखाइए कितना खर्चा होगा। आप 3 गुना मशीनें चाहिए। सीईसी ने बोला था 55 लाख मशीनें यूज हुई, अब हमको 1.5 करोड़ मशीनें चाहिए होंगी क्या तीनों इलेक्शन एक साथ करने के लिए। उस पर कितना खर्चा आएगा? 320 या कितना, 32,000 का एक सेट आता है तकरीबन, उसमें 1 लाख को से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मुझे तो मल्टीप्लीकेशन भी फिगर याद नहीं आ रही। 32,000 इंटू 1 लाख कितना है? मेरे ख्याल से 320 करोड़ या उससे भी ज्यादा करोड़। कितना पैसा उसके लिए अब निकालना पड़ेगा, तो ये तो कोई इकोनॉमी तो नहीं हुई। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज तक से जुड़े, आपने अपने मुद्दे यहां पर रखे। तो एसवाई कुरैशी कह रहे हैं कि भाई सिंसियरिटी पर सवाल है और कई मुद्दों पर उनका यह मानना है कि ये पूरी तरीके से इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। अब हमारे तमाम मेहमानों के पास चलेंगे। एक बार फिर मैं बता दूं आपको कि शुरुआत में हर मेहमान के पास में जाऊंगा, 1 मिनट में अपनी बात रखिएगा, एक आर्ग्यूमेंट का बेस क्रिएट करिएगा, उसके बाद हम बाकी लोगों के पास चलेंगे। प्रदीप भंडारी, आपसे ही शुरुआत करनी पड़ेगी। एसवाई कुरैशी जिस तरीके से कह रहे थे इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, इसके कोई भी फायदे उनको उस तरीके से नजर नहीं आते हैं। 1 मिनट में आप बता दीजिए क्या क्या फायदे आपको नजर आ रहे हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास भी जाएंगे। प्रदीप भंडारी। साहिल जी, पॉइंट नंबर 1, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का एनविजन ये था कि देश के अंदर साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए। 1957 का जब इलेक्शन हुआ था उसके बाद में एक रिपोर्ट तैयार करी गई थी जिसको सभी पार्टी ने समर्थन किया था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी जो है वो पूर्ण बहुमत के अंदर थी, जिसमें कहा गया था कि इस देश के अंदर साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए, 15 दिन के अंदर ये इलेक्शन खत्म होने चाहिए। ये रहा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप इतिहास के पहले चले जाएंगे, 1932 की फ्रेंचाइजी कमेटी की रिपोर्ट में कहा था कि जब इतिहास में जो इलेक्शन का धारा आई है, प्रोविंशियल और असेंबली इलेक्शन साथ में हुआ करते थे। अनेक 1983 लॉ कमीशन, 1983 इलेक्शन कमीशन, 1997 लॉ कमीशन, 2003 के अंदर वापस से लॉ कमीशन, हर कमीशन ने यही कहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए। इसके 3 फायदे हैं। पॉइंट नंबर 1, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का एनविजन था। पॉइंट नंबर 2, इससे फेडरल स्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा, क्योंकि जब एक साथ इलेक्शन होंगे तो कोई एक एमपी अपनी एमपी सीट को छोड़ के एमएलए सीट में नहीं लग सकता, ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, इसमें खर्चा कम आएगा। पॉइंट नंबर 4, ये हमारी लोकतंत्र की मूल धारा है। और 10-15 सेकंड अपनी बात खत्म करूंगा। ये कहा जा रहा है कि भाई इससे रीजनल पार्टीज को नुकसान होगा, ये गलत है। उड़ीसा के चुनाव हमेशा से साथ में हुए, आंध्र प्रदेश के चुनाव हमेशा से साथ में हुए। 2009 के बाद से लेकर 2024 के बीच में कोई भी राष्ट्रीय पार्टी उड़ीसा के अंदर नहीं जीती है, ना ही आंध्र प्रदेश के अंदर जीती है। अभी नांदेड़, जहां महाराष्ट्र के अंदर उपचुनाव लोकसभा का हुआ था जिसमें कांग्रेस पार्टी जीती थी। चलिए सुरेंद्र राजपूत, आपकी भूमिका रखिएगा 1 मिनट में, उसके बाद अगले गेस्ट के पास जाएंगे। कांग्रेस की क्या भूमिका है? कह रहे हैं कि भाई कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो काहे के लिए इसका विरोध हो रहा है? और वो भी संविधान निर्माताओं ने जो शुरुआत में ही एनविसाज किया था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, कांग्रेस की देन थी, तो क्यों नहीं भाई मानते अभी? सुरेंद्र राजपूत। साहिल भाई, कहते हैं ना कि बहुलतावादी लोकतंत्र में ये लोग खाली एक की बात क्यों कर रहे हैं? एक का मतलब डिक्टेटरशिप है, और बहुलतावादी लोकतंत्र में डिक्टेटरशिप का कोई आवश्यक स्थान ही नहीं है। हम लोग तो हमेशा से कहते हैं अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता। जब हमने चुनाव शुरू किए थे तो पहले तो चुनाव एक ही बार में होंगे ना, उसके बाद परिस्थितियां बदली, लोगों की सरकारें गिरी, लोगों ने कहा कि क्या नाम बहुमत की सरकार नहीं है, फलानी चीज है, हम लोगों को अपनी एक्सरसाइज करने की बात आई। नहीं, लोकतंत्र में लोक की नीति को आगे रखा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले सिर्फ डिक्टेटर की नीति को क्यों आगे रखना चाहते हैं? अभी कहते हैं एक देश एक चुनाव, उसके बाद कहेंगे एक देश एक पार्टी, उसके बाद कहेंगे एक देश एक नेता। और जिस तरीके से एक देश एक चुनाव सीरिया में हुए थे, 95% लोगों ने असद को वोट दिया था। साहिल भाई, आप तो जानते हैं, आप तो वैसे भी क्या नाम इस मामले के विशेषज्ञ हैं। तो जब लोग बसद अल असर को 95% और आज असद का क्या हाल है और सीरिया का क्या हाल है? तो जावेद अख्तर जो लिखते हैं ना कि किसी का हुक्म है सारी हवाएं चलने से पहले ये बताएं कि उनकी सिमत क्या है, और चलेगी तो रफ्तार क्या होगी, कि आंधियों की इजाजत अब नहीं है।
ये लोग देश को लूटने के लिए, देश को अडानी को देने के लिए, देश को पूरे संसाधनों पर कब्जा करने के लिए एक देश एक चुनाव चाहते हैं, एक देश एक नेता चाहते हैं, एक देश एक पार्टी चाहते हैं, जिसको कि बहुलतावादी लोकतंत्र के राजीव लोग रंजन कतई स्वीकार न करेंगे और न ही करना चाहिए। राजीव रंजन, तमाम रीजनल पार्टीज कह रही है कि भाई ये रीजनल पार्टीज के लिए एक खतरा हो सकता है, लेकिन बजाय आपकी पार्टी, आप तो समर्थन कर रहे हैं इस बात का, कांग्रेस कह रही है कि एक नेता एक देश, इस तरीके की तरफ ये पूरा मामला जाएगा। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब किसी एक नेता और एक देश से निकाला जाना चाहिए।